स्वागत सल्यूट गाइस। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 सिविक्स चैप्टर 1 का पार्ट 2 ऑन इक्वालिटी। ये यूनिट 1 के अंडर में आता है, इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। पिछले पार्ट में जैसा कि आपको मालूम है, हमने काफी कुछ इस चैप्टर का बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी की क्या पोजीशन है, उससे रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं। तो नीडलेस टू से आज का चैप्टर, आज का पार्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम कवर करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिकॉग्नाइज करता है कि हर इंसान बराबर है, एवरी पर्सन इज इक्वल। तो इसका मतलब एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल पर्सन्स फ्रॉम ऑल कास्ट, रिलीजन्स, ट्राइब्स, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वल। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इनइक्वालिटी खत्म हो जाती है, बट हमको ये भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा, इस बात को भी मानना पड़ेगा कि ये बहुत अच्छी बात है कि हम एक ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पे इक्वालिटी की प्रिंसिपल को इतनी वैल्यू दी गई है। आज से कई सालों पहले ये प्रिंसिपल इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता था। उस समय ऐसा कोई लॉ नहीं था जो लोगों को इनइक्वालिटी से, इल ट्रीटमेंट से बचा सके। आज ऐसे बहुत सारे लॉज हैं, तो दिस इज अ डेफिनेट प्रोग्रेस। ये बहुत ही अच्छी बात है, हमको इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए। सिर्फ कमियां निकालने से और बुराइयां निकालने से काम नहीं चलेगा। जो अच्छा हो रहा है उसकी भी तो तारीफ करिए। इसी बात पे अगर चैप्टर पसंद आ रहा है और चैप्टर अच्छा लग रहा है, आपकी मदद कर रहा है, तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करके हमारी भी तारीफ कर दो यार। अभी हमने बात करी कि जो चीज अच्छी है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर नहीं करोगे तो शायद उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी और फिर वो चीज आपको मिलना बंद हो जाएगी। तो टाइम मत वेस्ट करो। जिन्होंने नहीं किया है अभी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, कॉन्स्टिट्यूशन में जो इक्वालिटी के प्रिंसिपल दिए हैं उसके बारे में बात करते हैं। कुछ प्रोविजंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिलेटेड टू इक्वालिटी, उनको समझ लेते हैं। पहला प्रोविजन तो आपको मालूम है, मैं इतनी बार बोल चुकी हूँ, दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हर इंसान, चाहे वो कंट्री का प्रेसिडेंट हो या वो एक डोमेस्टिक वर्कर हो, जैसे कि कांता थे जिनकी स्टोरी हमने पढ़ी थी सबसे पहले, उन सबको सेम लॉ फॉलो करना पड़ेगा। जो लॉ प्रेसिडेंट के लिए अप्लाई होता है वही लॉ कांता के लिए भी अप्लाई होता है। ये मतलब होता है ऑफ द सेंटेंस एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। ठीक है, समझ में आ गया। सेकेंड होता है नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर मेल और फीमेल। किसी भी क्राइटेरिया की बेसिस पे इंसान में आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। लॉ जो है वो भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता और हम लोग भी नहीं कर सकते। थर्ड प्रोविजन है एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, होटल्स, शॉप्स एंड मार्केट्स। जैसे पहले के टाइम में, बहुत पहले के टाइम में आपको याद होगा, जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज हम पे राज करते थे, वो भी लिखते थे इंडियंस नॉट अलाउड। तो कोई जगह ऐसी होगी जहाँ पे इंडियंस को जाना अलाउड नहीं, वो बाहर लिख देते थे। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता किसी के लिए। हर इंसान पब्लिक प्लेसेस में घूम सकता है। प्लेग्राउंड, होटल्स, शॉप्स, मार्केट्स, किसी के अगेंस्ट भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। जो भी पब्लिकली अवेलेबल वेल्स हैं, रोड्स हैं, बेदिंग घाट्स हैं, जो पब्लिक स्पेसेस हैं, दे विल ऑल्सो बी ओपन टू ऑल। और फोर्थ प्रोविजन है अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड। बहुत पहले के टाइम में अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती थी, जिसमें कुछ लोगों को माना जाता था कि ये अनटचेबल्स हैं, जिनको छुआ नहीं जा सकता। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक लीगल ऑफेंस है, एक क्राइम है अगर आप अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हो। किसी भी इंसान को अनटचेबल नहीं माना जा सकता। तो ये प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं इक्वालिटी से रिलेटेड। लेकिन इनको हमारी कंट्री में इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है? ये तो प्रोविजंस है ना, लिखे हुए हैं, लेकिन इनको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? गवर्नमेंट इनको दो वेज में इम्प्लीमेंट करती है। पहला, लॉज के थ्रू। ऑब्वियसली जो रूल्स एंड लॉज बनाए जाते हैं सोसाइटी के लिए, जिनको अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो जेल में डाल दिया जाएगा या आपसे पेनल्टी चार्ज करी जाएगी। तो पहले हो गए लॉज, और दूसरा हो गया गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स जो डिसएडवांटेज कम्युनिटीज की हेल्प करती है। तो पहली चीज तो गवर्नमेंट लॉज बनाती है जो इन प्रोविजंस को सोसाइटी में लागू करते हैं, और दूसरी चीज गवर्नमेंट स्कीम्स निकालती है, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स निकालती है, स्कीम्स निकालती है जो उन लोगों की मदद करती है जो किसी न किसी डिसएडवांटेज पे हो। ऐसे बहुत सारे लॉज हैं इंडिया में जो हर इंसान के राइट को प्रोटेक्ट करते हैं टू बी ट्रीटेड इक्वली। इसी तरह की एक स्कीम की हम बात करें तो बहुत ही अच्छी स्कीम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी थी, द मिड डे मील स्कीम। ये स्कीम क्या होती है पता नहीं आपने इसका नाम पहले सुना होगा या नहीं सुना होगा, लेकिन ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। मिड डे मील स्कीम बोलते हैं इसको। इसका मतलब होता है जितने भी गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स हैं वहां पे बच्चों को लंच कराया जाएगा। जो भी बच्चे स्कूल पढ़ने आएंगे उनको वहां पे प्रॉपर कुक्ड लंच मिलेगा। इंडिया का सबसे पहला स्टेट जिसने ये स्कीम इंट्रोड्यूस करी थी वो था तमिलनाडु। और फिर 2001 की जो गवर्नमेंट थी और जो सुप्रीम कोर्ट था, इन लोगों ने मिलकर काम किया और कहा कि सारे स्टेट्स को ये स्कीम अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करनी होगी विद इन 6 मंथ्स। इस प्रोग्राम से बहुत सारे फायदे हुए, बहुत सारे इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स थे। पहले क्या होता था, बात समझो, क्योंकि जो लोग पुअर होते थे वो प्रेफर करते थे कि उनके बच्चे उनके साथ जाके काम करें, कुछ पैसे कमाएं, रादर देन गोइंग टू स्कूल। ठीक है,
लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि बच्चों को खाना मिल रहा था तो उनको लगा चलो ठीक है, पेट तो भर जाएगा, इसलिए स्कूल जाओ क्योंकि तुम्हें खाना भी मिल पाएगा। दूसरा पॉजिटिव इफेक्ट है कि इसकी वजह से बहुत सारे लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने लग गए। बहुत सारे बच्चे स्कूल्स में एडमिशन लेने लग गए, स्कूल्स को रेगुलरली अटेंड करने लग गए। टीचर्स ने ये भी रिपोर्ट किया कि पहले क्या होता था, बच्चे जो थे वो लंच के नाम पे घर जाते थे और फिर लंच के बाद वापस नहीं आते थे स्कूल। लेकिन अब क्योंकि घर जाने का सिस्टम ही हट गया, आपको स्कूल में ही लंच मिल रहा है, तो बच्चे अब पूरा दिन का स्कूल अटेंड करते हैं, उनकी अटेंडेंस इंप्रूव हो गई है। एक और फायदा इससे ये हुआ है कि पहले जो बच्चों की मम्मियां थीं वो भी काम करने जाती थी, लेकिन उनको बीच में घर आना पड़ता था अपने बच्चों को खाना देने के लिए। लेकिन अब क्योंकि बच्चे स्कूल में खाना खा रहे हैं तो जो मम्मियां हैं उनको अपना काम बीच में नहीं रोकना पड़ता। इससे एक और बेनिफिट ये हुआ है कि अगर कुछ इंटीरियर की जगह पे, कुछ गांव में, बहुत ही डीप रीजन्स में अभी भी अगर कास्ट प्रैक्टिस होता हो तो वहां पे ये जो कास्ट के प्रेजुडिसेस हैं इसको कम करने में हेल्प किया है, क्योंकि सारे बच्चे साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं तो किसी को इतना मतलब नहीं है कि कौन किस कास्ट का है। जो दलित वुमेन है उनको एम्प्लॉय किया गया है खाना बनाने के लिए। और इस स्कीम से सबसे बड़ा फायदा एक और ये भी हुआ है कि पहले जो बच्चे पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे क्योंकि उनको भूख लग रही होती थी, अब उनको पेट भर खाना मिल रहा है एंड नाउ दे कैन बेटर फोकस ऑन देयर स्टडीज। अब ऑब्वियसली जो स्कूल्स हैं उनको और इम्प्रूव करने की जरूरत है। अभी भी बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े स्कूल्स हैं जो बहुत ही अच्छे हैं और बाकी स्कूल्स उनको मैच नहीं कर पाते, तो ऑब्वियसली इम्प्रूवमेंट की जगह बहुत है और हम होप करते हैं कि आगे फ्यूचर में ये स्कूल्स जो हैं वो भी और इम्प्रूव करेंगे और हर इंसान को एक इक्वल एजुकेशन मिल पाएगी। अगर आप देखो तो हम भी तो यही काम कर रहे हैं, हम आपको ये लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कोई भी पूरी कंट्री में, चाहे वो कहीं पे भी हो, उसको हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, वो कहीं से भी इन लेक्चर्स को एक्सेस कर सकता है और एक अच्छी एजुकेशन पा सकता है। अच्छा, अब आप मुझसे पूछोगे, मैं जानती हूँ कि जब इतने सारे लॉज बने हुए हैं और इतने टाइम से बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन इतना पहले बन गया था कि इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, फिर ऐसा क्यों नहीं है, अभी भी इनइक्वालिटी थोड़ी बहुत क्यों होती है? यार उसका बहुत ही सिंपल रीजन है, एटीट्यूड्स जो होते हैं वो बहुत धीरे धीरे चेंज होते हैं। लोग जो हम लोग हैं, आप, हम, जो सोसाइटी है पूरी, उनका एटीट्यूड, उनका रवैया चेंज होने में टाइम लगता है। कोई भी चीज ओवरनाइट नहीं चेंज हो जाती। काफी बार लोगों को मालूम होता है कि वो गलत कर रहे हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी करते हैं। जब एज ए सोसाइटी हम लोग चेंज होते हैं, हम चीजों को एक बेटर पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तभी आप एक्सपेक्ट करोगे कि पूरी सोसाइटी का एटीट्यूड चेंज होगा। किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इक्वालिटी इस्टेब्लिश करना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, एक कंटिन्यूअस स्ट्रगल होती है और इसके लिए सिर्फ गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन ये सब रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। कम्युनिटीज, सोसाइटी, इंडिविजुअल्स सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं और सब पार्टिसिपेट करते हैं। सोसाइटी में जो भी चेंजेस आते हैं वो ग्रेजुअली आते हैं और सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो अभी तक हमने बहुत टाइम से बात कर ली इंडिया की, इंडियन डेमोक्रेसी को बहुत क्लोजली देख लिया, लेकिन इसका क्या मतलब? क्या सिर्फ इंडिया में प्रॉब्लम्स हैं, बाकी सारी कंट्रीज एकदम हंकी डोरी हैं, परफेक्ट हैं, वहां पे बहुत इक्वालिटी है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ये मत भूल जाना कि सभी लोग तो ह्यूमंस हैं ना, गलतियां सबसे होती हैं। तो इक्वालिटी के जो इश्यूज हैं वो दूसरी कंट्रीज में भी ऐसे ही फेस करने पड़ते हैं। दूसरी डेमोक्रेसीज हैं, दे ऑल्सो हैव इश्यूज ऑफ इक्वालिटी। बहुत सारी, जैसा मैंने आपको कहा, ये आसान चीज नहीं होती, कहीं पे भी इक्वालिटी स्टैब्लिश करना रातों रात का खेल नहीं होता। बहुत सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जो अभी भी स्ट्रगल कर रही हैं अपनी सोसाइटी में इक्वालिटी लाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम यूएसए का एग्जाम्पल लेते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए में एक कम्युनिटी है जिनको कहते हैं अफ्रीकन अमेरिकन। ठीक है, आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, अफ्रीकन अमेरिकन जो हैं इनके रूट्स दो जगह लाई करते हैं। इनके जो एंसेस्टर्स थे वो अफ्रीका से थे, अफ्रीका से उनको स्लेव्स बना के यूएसए लाया गया था। फिर ग्रेजुअली जब ये स्लेव सिस्टम खत्म हो गया तो उन स्लेव्स के जो बच्चे थे वो वहीं अमेरिकन सिटीजन बन गए। तो उनका ओरिजिन अफ्रीका से था बट प्रेजेंटली वो अमेरिकन हैं। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड अफ्रीकन अमेरिकन। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि काफी सारे जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं उनके अगेंस्ट अभी भी यूएसए में काफी डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनको इक्वली नहीं ट्रीट किया जाता है। इसी बात को लेके 1950s में एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था जिसको कहते हैं सिविल राइट्स मूवमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, एग्जाम में आने के बहुत चांसेस हैं। ठीक है, लेट 1950s में क्या हुआ था, एक मूवमेंट हुआ था। किस चीज के लिए? अफ्रीकन अमेरिकन को इक्वल राइट्स देने के लिए। उसके पहले तो सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब थी, उनको बहुत ही अनइक्वली ट्रीट किया जाता था और लॉ के सामने भी उनको इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते थे। मतलब जो लॉ था, जो गवर्नमेंट थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन था, वो भी अफ्रीकन अमेरिकन को इक्वल लॉज और राइट्स नहीं देता था। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। उस समय ऐसा रूल था कि अगर कोई भी अफ्रीकन अमेरिकन बस से ट्रैवल कर रहा है तो या तो उसको बस के एकदम पीछे वाले हिस्से में बैठना होगा, या फिर अगर वो बैठे हुए हैं और कोई व्हाइट पर्सन आ जाता है जो मतलब अफ्रीकन अमेरिकन नहीं है, जो व्हाइट ओरिजिन का है,
वो आ जाता है और उसको बैठने का मन है तो अफ्रीकन अमेरिकन को उठ के अपनी सीट उनको देनी होगी। ये 1950 से पहले का रूल था। फिर एक बार क्या हुआ, एक इंसिडेंट हुआ क्या था, एक अफ्रीकन अमेरिकन लेडी थी जिनका नाम था रोजा पार्क्स। वो 1913 में पैदा हुई थी और 2005 में उनकी डेथ हुई थी। रोजा पार्क्स जो है वो काम करके वापस घर लौट रही थी और बहुत ज्यादा थक गई थी। बहुत ही लॉन्ग टायरिंग डे था उनका और वो बस में ट्रैवल कर रही थी और तभी एक व्हाइट मैन आए और उन्होंने कहा कि मेरे को ये सीट दो। ठीक है, ये पूरा जो इंसिडेंट हुआ ये 1 दिसंबर 1955 की बात है। तो वो जेंटलमैन आए और उन्होंने कहा कि मुझे ये सीट चाहिए, उठो और मुझे ये सीट दो। लेकिन रोजा पार्क्स उस दिन इतनी ज्यादा थक गई थी कि उन्होंने कहा आई डोंट केयर, मैं नहीं उठूंगी। इस छोटे से इंसिडेंट से आप बिलीव नहीं करोगे इतना बड़ा एजिटेशन स्टार्ट हुआ जिसको कहा जाता है सिविल राइट्स मूवमेंट। ये एक हिस्टोरिकल इवेंट बन गया। इस इंसिडेंट से ये लाइमलाइट में आया कि अफ्रीकन अमेरिकन के साथ यूएसए में कितनी ज्यादा इनइक्वालिटी हो रही थी। इस पे बहुत ज्यादा एजिटेशन किया लोगों ने, अपना डिसअप्रूवल दिखाया। किस चीज के अंडर में? सिविल राइट्स मूवमेंट के अंडर में। इसको याद रखिएगा, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिविल राइट्स मूवमेंट का असर अच्छा हुआ, इससे एक अच्छी चीज निकल के आई जिसको कहते हैं सिविल राइट्स एक्ट। ये 1964 का एक एक्ट है जिसको कहते हैं सिविल राइट्स एक्ट। और इस एक्ट के हिसाब से अब कोई भी अफ्रीकन अमेरिकन के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता यूएसए में। इट प्रोहिबिट्स द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन। मतलब सिर्फ अफ्रीकन अमेरिकन के साथ ही नहीं, कोई भी किसी भी फॉर्म का डिस्क्रिमिनेशन अब नहीं हो सकता है। इस एक्ट में और भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं, जैसे कि अब अफ्रीकन अमेरिकन स्टूडेंट्स उसी स्कूल में जा सकते हैं जिसमें व्हाइट स्टूडेंट्स जाते हैं। पहले क्या होता था, उनके लिए अलग स्कूल्स बनाए जाते थे एंड दे कुड नॉट गो टू स्कूल टुगेदर विद द व्हाइट स्टूडेंट्स। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, हर बच्चा किसी भी स्कूल में जा सकता है। देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस। तो ऐसे बहुत सारे नए नए प्रोविजंस ऐड किए गए थे इस एक्ट के अंडर में। लेकिन सैड रियलिटी ये है, अभी भी काफी लोगों का ये मानना है कि इन सब के बाद भी अभी भी अफ्रीकन अमेरिकन के साथ यूएसए में इनइक्वालिटी होती है। मैक्सिमम जो पुअर लोग हैं यूएसए में वो अफ्रीकन अमेरिकन हैं। उनके जो बच्चे हैं वो मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल्स अटेंड करते हैं और जो व्हाइट स्टूडेंट्स हैं उनमें से काफी सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल्स अटेंड करते हैं या फिर ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स भी अटेंड करते हैं जहाँ पे फैसिलिटीज ज्यादा अच्छी हैं। तो इससे हमें आइडिया लग रहा है कि इनइक्वालिटी जो है वो पूरे वर्ल्ड में देखी जाती है। ऑब्वियसली सब ह्यूमंस हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था, ये एक बहुत ही कॉमन फिनोमेना है। ऐसा होना नहीं चाहिए, आइडियल वर्ल्ड में शायद ऐसा नहीं होता, लेकिन हर इंसान को, चाहे वो कोई भी हो, every person has to face inequality at some point in their life। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड में कोई भी कंट्री कंप्लीटली डेमोक्रेटिक नहीं है, क्योंकि कंप्लीट डेमोक्रेसी के लिए आपको चाहिए कंप्लीट इक्वालिटी। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 15। ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए, याद रखिएगा, ये एग्जाम में जरूर पूछे जाने वाला है। आर्टिकल 15 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है अब आप पूछोगे। उसका एक एक्सर्प्ट आपकी बुक में दिया है, उस पे नजर डाल लो, आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा कि ये आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इस आर्टिकल के अंडर में आता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब किसी भी क्राइटेरिया, किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिटेड है, इंडिया में मना है। ये चीज ये आर्टिकल बोलती है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके हिसाब से कहा गया है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। मतलब जो स्टेट है, जो लॉ है, जो पूरी कंट्री एज अ होल है, वो इनमें से किसी भी क्राइटेरिया के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। इस बेसिस पे किसी को भी कोई भी रिस्ट्रिक्शन, डिसेबिलिटी, लायबिलिटी या एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस जैसे कि शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, इन सब में मतलब पब्लिक प्लेसेस को एक्सेस करने में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। या फिर द यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, bathing ghats, roads and places of public resort which are maintained completely or partly by the state funds or dedicated to the use of general public। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ध्यान से समझना। इसका मतलब ये है कि कोई भी पब्लिक प्लेस या कोई भी ऐसी प्लेस जो पार्टली या कंप्लीटली स्टेट फंड से फंडेड है, मतलब गवर्नमेंट के, स्टेट के पैसे से फंडेड है और जनरल पब्लिक के लिए है, उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। Everyone and anyone can go to these places, access these places। तो इस पूरे चैप्टर से हमको क्या आइडिया लगा? एक बेसिक आइडिया लगा कि इक्वालिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी में, लेकिन काफी बार ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जिसमें इक्वालिटी हो सकता है ना प्रैक्टिस हो पाए कंप्लीटली। तो उसकी जो स्ट्रगल है कि हम एक कंप्लीटली इक्वल सोसाइटी बना पाए, वो अभी भी ऑन है। उसकी तरफ हम सबको काम करना चाहिए जिससे हम एक इक्वल सोसाइटी में रह पाए। इसी के साथ हमने चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको इसमें मजा आया होगा, चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा।
आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ दोज पीपल जो हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं, नीचे इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और जो हमारे इतने कांस्टेंट अप्रिशिएटर्स हैं। थैंक यू गाइस सो मच, आप हमारी एनर्जी हो। और जिन्होंने सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट नहीं किया है वो अभी करो, बिकॉज राइट नाउ इज द टाइम। किसका वेट कर रहे हो? किसी चीज का वेट मत करो, डू इट राइट नाउ। आई सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और बहुत मन लगा के पढ़ाई करिए। बाय बाय।